नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। आज हिंद किसान की बात में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी असल में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे से होती हैं और आपको इसका एहसास नहीं होता। ख़ास तौर से सरकार और नौकरशाही कई ऐसे काम करती है, ऐसे में लोगों को पता ही नहीं लगता, जिनके लिए उसका मतलब होता है उस काम का, वो जब हो चुका होता है तब उनको एहसास होता है कि ऐसा कुछ बदलाव हुआ। हम बात कर रहे हैं कि देश में सरकार कृषि सुधारों को बड़ी तेज़ी से लागू करने पर जोर दे रही है और उसी में जो खेती को एग्री बिजनेस की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर एक आशंका खड़ी हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में जो एग्री बिजनेस है, जो खेती को बिजनेस बनाने की तरफ हम ले जा रहे हैं, वो क्या किसानों की कमाई को आयकर के दायरे में तो नहीं ले आएगी। इस तरह का तमाम सारी बातें होती रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसान टैक्स नहीं देता, उसके तमाम सारे जो इनपुट हैं उनके ऊपर वो टैक्स देता है। लेकिन कभी भी आप देखेंगे जब देश में बजट का दौर बनने का मौका आता है तो कॉरपोरेट जगत लगातार कहता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, जो किसानों की आमदनी है, उसके ऊपर कर लगाया जाना चाहिए। तो ये इस तरीके के कई मसले हैं। हालांकि इनकम टैक्स के सेक्शन 10(1) के तहत खेती से अर्जित जो आय है वो टैक्स फ्री है। अभी तक तो ऐसा है। सरकार चाहती है कि किसानों के कलेक्टिव बने, मतलब किसान एक साथ मिलकर के काम करें, वो एफपीओ बनाएं। लेकिन एफपीओ जब बनाएंगे तो एफपीओ कंपनी के तहत बनते हैं और ये कोई भी कंपनी जब बनेगी वो कमाई करेगी और जब कंपनी कमाई करेगी तो कंपनी के ऊपर वही कानून लागू होगा जो कंपनीज एक्ट के प्रावधान है, जो बाकी कंपनियों के ऊपर लागू होता है। ऐसे में क्या वाकई किसान अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आमदनी डायरेक्ट कर के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि बड़ा बनने के लिए उनको मुनाफा कमाना होगा। मुनाफा जो है वो टैक्स के दायरे में आता है। तो ये इस तरह का पेचीदा सवाल है, उस पर हमें चर्चा करनी है। हमारे साथ आज हिंद किसान की बात में हमारे दो खास मेहमान हैं। हरीश दामोदरन हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर रूरल अफेयर्स हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर DN ठाकुर जो NCDC के डिप्टी MD रहे हैं। हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। 5 जून को कृषि सुधार वाले अध्यादेशों के आने के बाद से इस बात को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं कि सरकार जिन कदमों को क्रांतिकारी कह रही है, दरअसल उसकी राह एग्रो बिजनेस की ओर जाती है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे खेती किसानी से जुड़ी मार्केटिंग और व्यापार को नियमों से मुक्त किया जाएगा। दरअसल सरकार इसे कॉर्पोरेट खेती कह रही है, लेकिन कई बातें ऐसी है जिस पर सरकार इस वक्त खामोश है। क्या आने वाले दिनों में किसान के कंधे पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है? दरअसल भारत में खेती से कमाई गई आमदनी पर आयकर नहीं लगता है। बहुत जल्द किसान खुद को डायरेक्ट टैक्स के दायरे में पा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) के दायरे के तहत किसानों को छूट मिली हुई है। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि अगर किसान समूह बनाकर या FPO जैसी कंपनी बनाते हैं तो खेती से होने वाली कमाई भी टैक्स के दायरे में आ सकती है, वो भी तब जबकि किसान कम से कम 12% अप्रत्यक्ष कर तो सरकार को अदा करते ही हैं। वैसे कृषि कर भारत में संवेदनशील मुद्दा रहा है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असंतोष में एक बड़ा मुद्दा कृषि कर का भी रहा है। समय समय पर कई समितियों ने खेती पर टैक्स लगाए जाने की सिफारिश की थी, चाहे वो 2002 में विजय केलकर समिति हो, 2014 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन या फिर 2017 में नीति आयोग को विवेक देबरॉय की ओर से दी गई सिफारिशें। भारत में तकरीबन 60 करोड़ की आबादी खेती पर निर्भर है और ज्यादातर छोटी जोत वाले किसानों के देश में किसानों के लिए कृषि कर ना लगना एक बड़ी राहत की तरह रहा है। लेकिन जिस तरह से एग्री बिजनेस की तैयारी सरकार कर रही है, लगता है ये राहत बहुत जल्द किसानों से छिनने वाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। ठाकुर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपका कोऑपरेटिव का लंबा अनुभव रहा है और कोऑपरेटिव भी फार्मर्स कलेक्टिव हैं। कोऑपरेटिव की आमदनी के ऊपर पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था, जो कॉरपोरेशन टैक्स होता, लेकिन जो टैक्स विभाग है और सरकार ने लगातार उस पर दबाव रखा और अल्टीमेटली अब कोऑपरेटिव्स को टैक्स देना पड़ता है जैसे कंपनियां टैक्स देती हैं। तो ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति जो अभी हम एग्री बिजनेस की तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर भी लागू हो सकती है, क्योंकि सरकार का फोकस है कि कृषि को कॉरपोरेट की तरफ ले जाया जाए, उसको एग्री बिजनेस की एक जो टर्म है बड़ी अट्रैक्टिव, उस तरफ कन्वर्ट करने की बात है। तो ऐसे में किस तरह का परिस्थिति बनेगी कि किसान कर से बच सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता और लगता है कि आने वाले दिनों में उसकी आमदनी टैक्सेबल हो जाएगी। जी यस, हरबीर जी आपने बिल्कुल सही कहा। जब कोऑपरेटिव बना तो कोऑपरेटिव का उसमें ही इंक्लूडेड था एज इंसेंटिव कि उसको टैक्स नहीं लगेगा। जी धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई और कोऑपरेटिव टैक्स के दायरे में आ गए। अब पैक्स को छोड़ दीजिए या बहुत जो नीचे की कोऑपरेटिव उसको छोड़ दीजिए, जितनी प्राइमरी हैं कोऑपरेटिव्स, चाहे वो बैंक हों, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटीज़ हों, चाहे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो, ये सारे के सारे टैक्स ब्रैकेट में आ गए। तो क्योंकि ये बिजनेस की तरह सरकार इसको ट्रीट करती है जी, तो इसकी स्वाभाविक अगला एक्सटेंशन है। और जो अभी भी है आज के डेट में भी एफपीओ टेक्निकली टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। ऑफ कोर्स 18-19 में उनको कुछ एग्जेम्पशन मिला है टर्नओवर बेस्ड, लेकिन वो भी 5 साल के लिए मिला है। तो जब भी ज़्यादा ये जो अभी का जो फोकस है सरकार का कि उनको कॉरपोरेटाइज करो, फार्म अब ये है कि फार्मर्स की या फार्मिंग एक्टिविटी को, फार्मर्स को नहीं, फार्मिंग एक्टिविटी को कॉरपोरेटाइज करनी है जी। वो एफपीओ के माध्यम से हो और भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हो। तो जब ही ये सब होगा तो स्वाभाविक रूप से इंडिविजुअल फार्मर की इनकम नहीं रह जाएगी, वो इनकम रेकॉन होगी जो उनकी कंपनी बनेगी, कलेक्टिव बनेगी, उसमें वो इनकम रेकॉन होगी। तो वो इनकम फिर उसी तरह से ट्रीट होगी, अभी इंडिविजुअल फार्मर की इनकम की तरह नहीं ट्रीट होगी। क्यों हरीश जी, ये बताइए कि जैसे ठाकुर साहब भी कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव भी फार्मर्स कलेक्टिव ही हैं और शुरू में कोऑपरेटिव्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब वो भी दायरे में आ गई। तो अभी जो ये सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि फार्मर्स की कंपनियां बने, एफपीओ बने, लेकिन वो तो कंपनी कानून तो सारी कंपनियों पे एक तरीके से लागू होता है। जिस टर्नओवर तक आप एग्जेम्प्ट रहेंगे आप एग्जेम्पशन में रहेंगे, उसके बाद जब आप उस थ्रेशोल्ड को पार करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो एफपीओज बनेंगे वो किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान को आमदनी मिलनी है तो वो तो फिर टैक्स के दायरे में आ जाएगी। तो जिस तरह से ये जो फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो फॉर्मलाइजेशन उस डायरेक्शन में ले ही जाएगा जिससे अभी तक किसान बचे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि किसान छोटा हो। जी, जब 10 किसान एक साथ आ जाते हैं वो मजबूत होता है, तो उसको भी तो किसान के रूप में ही ट्रीट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर 10 किसान एक साथ आ गए तो वो किसानी वो बिजनेसमैन बन गए। ठीक है, तो अगर ये प्रिंसिपल है कि आप एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स नहीं करेंगे, देन यू शुड नॉट टैक्स आल्सो इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटलीस्ट। ये एक चीज है। दूसरा ये कि बोलना कि फार्मर टैक्स नहीं देता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे खेती ही एक ऐसा ये है जहां पे इनको जो है ये जीएसटी का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे अभी जो है किसान जो है अगर मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदता है, ठीक है, उसमें जो है जो भी है 12% जीएसटी होता है, उसके पास कोई सेट ऑफ नहीं है। किसान जो है फर्टिलाइजर खरीदता है, सेट ऑफ नहीं है, पंप खरीदता है, स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदता है, पेस्टिसाइड खरीदता है, पेस्टिसाइड में 18% जीएसटी है और इसका सेट ऑफ कुछ नहीं है। आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल से ट्रैक्टर, इंडिया में कुछ 7 लाख ट्रैक्टर बिकता है, ठीक है, मान लीजिए कितना 6 लाख रुपया होगा पर ट्रैक्टर, तो मतलब 42,000 करोड़ का ये बिजनेस हुआ, ठीक है। उसमें अगर आप 12% लगाएंगे
4,500 करोड़ तो सिर्फ ट्रैक्टर में हुआ। तो आप ये सब अगर लगाएंगे बाकी सब, तो फार्मर तो टैक्स दे रहा है, ऐसा नहीं है। और यही एक बिजनेस है जहां पे सेट ऑफ नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए फार्मर तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह थोड़ी रख सकता है, और दूसरा तो ये इसमें बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी है। तो अगर फार्मर अगर एफपीओ बना रहा है, देन व्हाई इज ही अंडर टैक्स? उसको ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट लाइक ये जीएसटी में एक्चुअली यू शुड अलाउ द मैन्युफैक्चरर्स, जैसे पेस्टिसाइड कंपनी हो, ये सब जो है उसको जो है इनकम वो क्या कर रहा है, वो फार्मर के ऊपर वो पास कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो जो है सेट ऑफ कर रहा है ये अपने इनपुट्स पे, जैसे पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर होगा वो जो है टेक्निकल खरीदता है, ठीक है, उसमें वो पैकिंग मटेरियल खरीदता है, उसमें सब वो जो है जीएसटी दे रहा है, और उसका जो प्रोडक्ट जो है 18% जो है वो सेट ऑफ करता है, लेकिन वो जो है फार्मर को बेच रहा है। देखिए फार्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो जीएसटी दे रहा है टूथपेस्ट पे, साबुन पे वगैरह, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन ये सब चीज जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, ये सब तो इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल है जो ये प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। और एंड यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी अगर आप इनको जो है सेट ऑफ अलाउ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी और जो हम लोग बात कर रहे हैं, जब फार्मर्स एक साथ बन जाएंगे तो उन पे टैक्स लगेगा। तो ये ठाकुर साहब ये डिबेट को जिस डायरेक्शन में लेके गए हैं अभी हरीश, क्योंकि जब कॉर्पोरेट लगातार कहता है कि किसान तो टैक्स नहीं देता है, और ये कॉर्पोरेट लॉबी लगातार आप देखेंगे एक प्रेशर बिल्टअप करती है, लेकिन जो जीएसटी का प्रिंसिपल है कि आपको इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर का इनपुट है वो फर्टिलाइज़र हो, वो पेस्टिसाइड हो, ये प्लांट मशीनरी हो, तो उस सब में वो टैक्स देता है, और वो उस तरीके से उसके लिए इनपुट है, उसको उसका कोई ऑफसेट कहीं नहीं मिलता। तो उस हिसाब से तो वो ऑलरेडी जो है बाकी जो कंज्यूमर हैं, क्योंकि बाकी कंज्यूमर को इनपुट पे जो टैक्स लगता है उसके क्रेडिट का बेनिफिट फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में मिलता है, तो वो तो उसको तो नहीं मिलता किसान को। ये जो कहना है लोगों का कि वो नहीं देता टैक्स, वो तो ऑलरेडी दे रहा है, और वो डिसएडवांटेज में है नए रिजीम में जो जीएसटी का रिजीम है। नहीं, ये कहना कि किसान टैक्स नहीं देता है, ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया। सही कहा हरीश जी ने, टैक्स तो दे ही रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो पूरी की पूरी है किसान के ऊपर में, चाहे वो जो भी कंज्यूम करता है, खेती के लिए कंज्यूम करे, अपने पर्सनल लाइफ के लिए कंज्यूम करे, मेडिसिन है, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, अपने एफएमसीजी आइटम्स हैं, बाकी भी जो एग्रीकल्चर में इनपुट यूज होता है सब पे तो टैक्स फार्मर दे ही रहा है एज ए नॉर्मल बायर। तो ये तो कहना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया एक जनरल की फार्मर ये टैक्स नहीं देता। अभी ये है कि फार्मर इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आता, क्योंकि उसकी जो फार्मिंग से इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब ये है, तो मान लीजिए ये भी कहना एक इस तरह का, आप इस तरह देखिए हरबीर जी, 90% जो देश के किसान हैं ये आज के डेट में उनको खेती से घाटा हो रहा है। तो घाटा हो रहा है तो उनके पास तो इनकम है कहाँ, नेगेटिव इनकम, वो टैक्स कहाँ से देंगे? अगर मान लीजिए ठीक है उनके इनकम को आप टैक्सेशन ब्रैकेट में कहते हैं भाई किसान को देना चाहिए टैक्स, तो रादर आपको तो जो कम से कम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं वो उसको रिवर्स कर देना चाहिए। तो ये कहना, मैं तो इसको मानता ही नहीं किसान टैक्स नहीं देते। किसान को है कहाँ सरप्लस? किसान तो घाटे में चल रहा है, घाटे में चलने वाली कौन सी कंपनी टैक्स देती है? तो यहाँ इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से हिंद किसान की बात में चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. हरीश जी, ये बताइए कि एक अभी भी जो किसान है वो इंडिविजुअल किसान जाकर के अपना प्रोड्यूस मंडी में बेचता है या किसी भी बायर को बेचता है, वो एक तरीके से उसका इनफॉर्मल प्रोसेस है। और अभी तक जो है कुछ एक आध साल पीछे तक हम जाएं डिमोनेटाइजेशन के पहले तक, तो वो कैश में डील करता था। वो अपना सामान बेच के आया और कैश उसको मिल गया और बाकी अपनी चीज़ों में वो बाकी कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये सब करता था। लेकिन अब किसान अगर जो मॉडर्न रिटेल चेन है या दूसरे बड़े बिजनेसेस हैं उनके सीजन के लिए फॉडर खरीदता था, फिर घर के सामान भी जो है ये सब खरीदता था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट था, लेकिन अब जो है जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रेडर जो है 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। हाँ। वो पैसा करेक्ट टाइम पे नहीं आता है। पहले जो था ये सारे एडवांटेजेस थे उनके पास। अब जो है हमने एक सिस्टम बनाया है, पुराने सिस्टम्स का एडवांटेजेस नहीं है और कॉर्पोरेटाइजेशन का बेनिफिट भी नहीं है। अगर वेरस जो प्रिंसिपल जो होना चाहिए कि फार्मर एक हो या 1000 हो या 100 हो, दे शुड बी ट्रीटेड एज फार्मर। इसमें आप सडनली नहीं बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर एफपीओ बनाओगे, अगले दिन आपको जो है टैक्स नोटिस आ जाएगा। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस शुड रिमेन द सेम। तो हम जब नए सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तो पुराना सिस्टम को पूरा आप उखाड़ दें। हम जो पुराने सिस्टम का जो है एडवांटेजेस हम देखें, उसके ऊपर हम लोग बिल्ड करें। ऐसा नहीं है कि पुराने को खत्म कर दो और एक नया सिस्टम ला दो जो फार्मर समझता नहीं है। जैसे इवन अगर मान लीजिए अगर लाइक फॉर एग्जांपल ये दूध में कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, ये कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जीएसटी नहीं है, तो उसके साथ क्यों अगर वो खरीद रहा है जहां पे उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। हाँ। पहले क्या होता था, अगर वो इम्प्लीमेंट खरीदता था वो शायद कैश में देता था, ठीक है, तो उससे जो है उसका जो है टैक्स बच जाता था। अब जो है उसको ये पूरा ये सिस्टम्स बनाना है, तो उसके लिए वो जो है एक एफपीओ बनाता है। जब एफपीओ बनाएंगे तब जो है ये टैक्स नोटिस और ये सब आ जाता है। तो हमें जब हम लोग कोई सिस्टम बना रहे हैं, वो थोड़ा सोच समझ पे ये करना चाहिए। जैसे अभी जो है ये सरकार बोलती है कि हर एक चीज के लिए जो है एफपीओ है सोल्यूशन, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें जो है पुराना सिस्टम्स का ये ठाकुर साहब, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मलाइजेशन करने के चक्कर में आप कहते हैं कि चीज़ों को आप सिस्टमेटिक करो और पुराना जो सिस्टम है उसको डिसमेंटल करो, वो कितना भी मुश्किल हो। और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो हमारे देश के किसानों का काम करने का सोचने का तरीका है, वो इसमें उसको दिक्कत आएगी। आप फॉर्मलाइजेशन इसलिए करना चाहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, या फॉर्मलाइजेशन इसलिए करना चाहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब रिकॉर्ड पे आए और आपका कर का दायरा बढ़े, जो कवरेज है वो कर के दायरे की आपकी बढ़ जाए, कर का दायरा, और आपकी आमदनी ज़्यादा हो। सरकार का क्या मकसद है? देखिए हरवीर जी, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, ये जितने चीज़ हो रहे हैं ना, जैसे इसका आप शुरुआत देखिए, एक उसको आप नारा कहिए, लक्ष्य कहिए, हुआ किसान की आमदनी दुगुनी करनी है। हाँ। अब ये दुगुनी करनी है, ये बड़ा स्पेशल चीज़ है, दुगुनी तो हो ही नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है। ये आप किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये एक नारा हुआ किसान की, वैसे गरीबी हटाओ पहले नारा था, अब हुआ किसान की इनकम दुगुनी करनी है। तो ये सारे चीज़ आप उसी के एक दिखाने के लिए हो रहा है। अदरवाइज एफपीओ है क्या, नाम आप एफपीओ चाहे जो कुछ भी नाम रख लीजिए, ये किसानों का एक समूह है। समूह हम सब जानते इस बात को कि भारत के किसान, उनके लिए मिट्टी और आत्मा, सॉइल एंड सोल, ये दोनों ये सोल से सॉइल है और सॉइल से उनकी सोल है। तो वो पहले भी जो भी गांव से जुड़े हैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि गांव में कलेक्टिव मोड में ही लोग रह के खेती करते थे, साथ ही मिलजुल के सब कुछ करते थे।
तो मेन कलेक्टिव के लिए ज़रूरत है क्या, मोरलिटी चाहिए, किसानों में आपसी फेथ चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। जी। अब भी जैसे एफपीओ सब बन रहा है, कोई कॉरपोरेट आएगा, कोई बाहरी एजेंट आएगा, वो एक गांव में जाएगा कहेगा भाई तू एफपीओ बना ले। इस तरह मेरे ख्याल से तो 5 आदमी भी साथ में नहीं हो सकते किसी तीसरे कहने पर, तो एफपीओ कहाँ से बनेंगे। तो ये तो मोर देन डिलीवरी, जो टेंजिबल डिलीवरी, ये एक है कि ये चीज़ है कि दिखाना है कि हमें कुछ कर रहे हैं। सो कुछ करने के चक्कर में सारी चीज़ हो रहा है। अदरवाइज इसमें अगर लैंड से कनेक्ट होकर पॉलिसी बने तो इस तरह की पॉलिसी मेरे ख्याल से दोबारा तो ज़रूर सोचेगी कोई बनाने से पहले। तो ये हरीश जी जैसे ठाकुर साहब भी कह रहे हैं, और एक पॉइंट है कि जो व्यावहारिकता है, ऐसा नहीं है कि फार्मर्स कलेक्टिव पहले नहीं थे, किसान आपस में मिलकर के सदियों से यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि खेती एक ऐसा काम है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कई बार, और किसी परिवार में उतने लोग नहीं होते, तो आपस में वो पहले भी मिलते थे, काम करते थे, हम लोगों ने भी देखा इस तरीके से। और लेकिन वो एक इनफॉर्मल वे था, उसको आपको कागज़ पत्थर पे लिख के नहीं देना था कि हम सब लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं। दूसरी बात, 2022 तक सरकार ने कहा था कि हम आमदनी दोगुना करेंगे। आमदनी दोगुना करने के लिए जैसे ठाकुर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है कि आप नई नई चीज़ें करो, आप मार्केट रिफॉर्म्स कर दो, आप एफपीओ बना दो, आप फार्मर कलेक्टिव बना दो, तो वो सब साथ आ जाएंगे और आप कहेंगे देखिए हम कोशिश कर रहे हैं किसान को ज़्यादा दाम मिले। ज़्यादा दाम मिलेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो करके दायरे में आएगा। और किसी भी कंपनी को अच्छा खासा, जिसमें 500 लोग उसके हिस्सेदार हों, अगर उनको बेहतर आमदनी देनी है तो उसका टर्नओवर 100-200 करोड़ तो होना ही चाहिए। इतना टर्नओवर होगा तो वो कंपनीज को जो एग्जम्पशन है टैक्स के बाहर रहने की, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी टर्नओवर वाली। तो ये एक ऐसा है कि एक सिरा पकड़ रहे हैं आप धीरे से, और पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जा रहा है, क्योंकि यू वांट टू इंक्रीज द टैक्सेशन कवरेज। आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए, और उसके नाम में फिर कई सारे रास्ते आप बना रहे हैं। आपका क्या मानना है? और ये दोगुना वाला जो जुमला है वो उसका क्या होगा? नहीं, देखिए सरकार का इंटेंशन तो सही है, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो भी है हम कहेंगे कि सरकार का इंटेंशन बहुत नेक है, इसमें हमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा वो डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे अगर इंडिविजुअल किसान अगर दूध बेचेगा उसमें टैक्स नहीं, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना दूध, मतलब किसान का दूध अगर डेयरी यूनियन को बेचता है, देन उसमें जो है ये सब टैक्स आएगा। तो मान लीजिए अगर वो सोसाइटी अगर जो है प्रॉफिट ये वगैरह बनाएगा तो उसको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो जब भी हम नया सिस्टम बनाते हैं, हम तो सारे लोग जो हैं फॉर्मलाइजेशन के फेवर में है, फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, वो बेनिफिट्स जो है इनफॉर्मलाइजेशन का वो तो नहीं निकालना चाहिए। हाँ। है ना, यहाँ पे आप एक्चुअली इनको जो है फार्मर को पिनलाइज कर रहे हो, क्योंकि वो फॉर्मल होना चाहता है। जब आप इनको बोलेंगे कि अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, देन इसका ये पूरा काउंटर प्रोडक्टिव है। फाइनली हम क्या चाहते हैं, क्यों ये पहले क्यों ये एग्रीकल्चर इनकम को हम लोगों ने क्यों ये एग्जेम्प्ट किया? इसका आइडिया ये था कि सरकार जो भी टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करता है, अल्टीमेटली जो है वो रूरल एरिया में स्पेंड करने के लिए है। तो इसमें आप यहां से टैक्स ले रहे हो, उसके बाद वापस ये कर रहे हो। तो मेन ये था कि ये जो पैसा जो है रूरल एरियाज में ही रहेगा और ये वहां पे सर्कुलेट करेगा, और इससे जो है बहुत ये काफी कंस्ट्रक्शन, कई चीज ऐसे जो है ये था फिलॉसफी। तो वो फिलॉसफी जो है बदलना नहीं चाहिए। तो हम तो पूरे ये इन फेवर हैं। तो ऐसा तो ये एक मैं ये कह रहा हूं कि ये एक फाइनल कमेंट आप बताइए, कि एक छोटा कमेंट, कि ये जो फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम जो ज़मीनी हकीकत है उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमें उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो इस तरह की खामियां इसमें नहीं जुड़ेंगी फॉर्मलाइजेशन में, जिनको हमें दूर करना है। हरीश। हेलो। हाँ, ये एक छोटा सा कमेंट आपका। नहीं, तो पहले वाली जो कोऑपरेटिव्स जो था, शुगर कोऑपरेटिव्स हो, डेयरी कोऑपरेटिव, इसका मेन, इसका द ब्यूटी ऑफ दिस ये क्या था
उसमें ये नहीं कि उन्होंने नहीं बोला है कि सारे फार्मर्स को जो है सारे अपने पशु को एक ही शेड में लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फार्मर वाज प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअली। ये सिर्फ है कि वो जो एग्रीगेशन के टाइम पे जो है ये कोऑपरेटिव वहां पे आता है, उसमें हाँ, तो ये ठाकुर साहब, एक आपका क्या इसमें लास्ट कमेंट है कि फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कहीं हम नुकसान ना कर दें किसानों का, उसको लेकर के क्या मानना है? देखिए, फॉर्मलाइजेशन या इस तरह के जो मेजर्स हैं ज़रूरत है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभी जिस तरह का लागू हो रहा है उसमें हम किसान के आत्मविश्वास को पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं। किसान की फेथ को, सिस्टम में जो फेथ है उसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया। इसकी बहुत ज़रूरत है कि उनका सिस्टम में विश्वास हो और वो फेथ रहे उनका। जी, तो इसी पॉइंट पे मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे साथ हिंद किसान की बात में जुड़े और ये काफ़ी पेचीदा मसला है उसको आपने क्लियर करने की कोशिश की, जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी काम की बात रहेगी। कुल मिलाकर के यही बात निकलती है कि सरकार जो खेती को एग्री बिजनेस के मॉडल की तरफ ले जाना चाहती है, मॉडल आप ले जाइए, लेकिन जो पहले की अच्छाइयाँ हैं उनको आप बाहर मत कीजिएगा, क्योंकि किसान की आमदनी अभी भी बहुत कम है। आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसे उसको ऐसे चक्र में ना ले जाएं आप कि उसकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ कर के दायरे में भी आ जाए, जो देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उसके उतने फ़ायदे नहीं होंगे जितना नुकसान होगा। मेरे ख्याल से ये मसले पर सरकार विचार करेगी और इस पक्ष को ज़रूर देखा जाएगा। हिंद किसान की बात में आज हम यहीं विराम लेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। नमस्कार।